हाँ जी, क्लास 11th के बच्चों, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बेटा ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस ऑल थ्रू चैप्टर्स में से मैं आप लोगों के साथ रिवाइज करूं, जो कि हमारे पास एक सैम्पल पेपर है। उसमें भाई ये क्वेश्चंस भी गिवन है, तो इनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो इनके इन क्वेश्चंस में तो वो भी दूर हो जाए और आपकी एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है। तो मैं आज जिन क्वेश्चंस को डील करूंगा वो मैंने थंबनेल में जैसे कि लिखा है उन चैप्टर्स का नाम। तो आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहो, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे को यहीं पर व्हाट्सएप करें, स्क्रीन शॉट लें, वॉइस नोट भेजें। व्हाट्सएप नंबर मेरा आ ही रहा है नीचे, आप मेरे को डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है। विदाउट सेइंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास चैप्टर जर्नल में से। जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को नजर आ ही रहा है, मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। जर्नल बेटा कैसे करते हैं, कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आगे लेके चलूंगा। जर्नल के अंदर हम सबसे पहले पता लगाते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंस, है ना। चार ही चीजें हैं हमारे पास। इसी तरीके से मैंने आपको क्लास में भी वही बताया है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। और इनको हम ऐसे याद करते हैं द LIC, जिसमें डेबिट बैलेंस वही होता है एसेट और एक्सपेंस का, और लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये हमारा याद करने का तरीका रहता है कि अगर चार चीज़ें हैं तो इसमें से डेबिट बैलेंस होता है एसेट और एक्सपेंस का, और लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस हमारे पास रहता है क्रेडिट। ठीक। फिर मैंने आपको वो बात भी बताई थी कि अगर दो सिमिलर नेचर के साइन एक साथ आते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, और उल्टे सीधे नेचर के साइन अगर एक साथ आएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर अकाउंट्स में डेबिट के साथ डेबिट आता है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रेडिट के साथ क्रेडिट आता है तो भी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अगर उल्टे सीधे नेचर के साइन है, डेबिट के साथ क्रेडिट या फिर क्रेडिट के साथ डेबिट, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। तो देखो ये कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी मैं क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो मेरे को इनको डिस्कस करने की नीड थोड़ी कम लगती है। बट फिर भी मैंने एक बार थोड़ा सा आपको बताया है। बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेटर क्लैरिटी आएगी। देखते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,65,000। बेटा पहली जर्नल एंट्री है तो यहाँ पर हम डेट जरूर लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ बेटा लिखते रहना, रिकॉर्डिंग जरूर करना, क्योंकि मेरे को वाइप आउट भी करना होगा एज सोन एज आई विल कंप्लीट द सॉल्यूशंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,65,000, तो बेटा इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो है कैश और दूसरा है कैपिटल। ठीक है। अब हमें पता पड़ गया कि इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट्स भाई इन्वॉल्व रहेंगे, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। तो अब हमें ये सोचना होता है कि कैश क्या है, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम या फिर एक्सपेंस। तो बेटा कैश हमारा एसेट और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी। द LIC का रूल, डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अगर अगर बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं और उसमें कैश आ रहा है, तो बिजनेस के पास पैसा आया, तो एसेट को बढ़ाना है, कैश को बढ़ाना है, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे। सबसे पहली बेटा एंट्री हमारे पास जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ वी आर इन जनवरी, सो आई प्रिज्यूम कि ये एंट्री तो सभी बच्चों को अच्छे से आती ही होगी। बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो देर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले पता लगाओ कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको क्लासिफाई करो एज एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। और अगर वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, मान लो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भाई हमारे पास कैश बढ़ रहा है, तो कैश का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट को बढ़ाना है तो इसके साथ सिमिलर नेचर का अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। डेबिट को बढ़ाना है तो हम डेबिट ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मुझे कैश का बैलेंस कम करना होता, कैश एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, उसे कम करने के लिए मैं जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देता। क्योंकि सिमिलर नेचर के साइंस आते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, बट अगर उल्टे सीधे नेचर के साइंस आते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। पहली एंट्री भैया हमारे पास चली गई कैश टू कैपिटल। यहाँ पर नरेशन आप लिख ही सकते हैं बीइंग करके, मैं पहले पार्ट में लिख देता हूँ, उसके आगे नहीं लिखूंगा। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with
कैश। ठीक है, इस तरीके से आप नरेशन एग्जाम में बेटा जरूर लिखेंगे, वरना कुछ टीचर्स नंबर काट लेते हैं, तो इट्स बेटर टू राइट द सेम। अब जनवरी 1 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट है ओपन बैंक अकाउंट इन पीएनबी। पीएनबी बेटा पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमने बैंक अकाउंट खोल लिया है। तो अगर हम बैंक अकाउंट खोलेंगे तो हमारे पास दो बातें हैं, एक हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, दूसरा हमारा कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। ये दोनों ही मेरे बच्चों हमारे लिए एसेट है। बैंक रूपी एसेट बढ़ रहा है, मगर कैश रूपी एसेट जो है वो कम हो रहा है। दोनों का बैलेंस डेबिट, यहाँ पर बैंक को बढ़ाना है तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, और वहां पर कैश को कम करना है तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। एंट्री हमारे पास जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 80,000 रुपीज। नरेशन आप लिख ही सकते हैं, मैं अब नहीं लिखने वाला हूँ। आगे चलते हैं। जनवरी 3, जनवरी सॉरी 3 नहीं 4 है। देखो मैं काउंटिंग वाइज भाई सीरियल वाइज चलने लगा, बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्रिक प्ले कर दिया। 3 नहीं, अब यहाँ पे 4 है। गुड्स परचेज फ्रॉम तारा। बेटा जब कभी भी नाम लिखा होता है कि भैया हमने सामान खरीदा मगर तारा से, तो वी कंसीडर इट एज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब हमने उधार पे सामान खरीदा। अगर हमने तारा से भैया सामान खरीदा, यहाँ पे दो अकाउंट्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे, पहला तारा और दूसरा परचेज। बेटा जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करना हमारा एक्सपेंस होता है ना। आप खुद सोचो, अगर एक स्टेशनरी वाले भैया हैं, वो अपने दुकान के ऊपर जितने भी पेन पेंसिल रबर इरेजर शार्पनर, मैं कह रहा हूँ बुक्स ले आए, नोटबुक्स ले आए, कुछ भी ले आए, तो वो बेचना उनकी सरदर्दी है। वो खुश तो हो सकते हैं कि हाँ मेरी दुकान के अंदर बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, वो उनका स्टॉक एसेट तो हो सकता है, मगर उस स्टॉक को बेचना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बिकेगा नहीं तो इनकम नहीं होगी। तो इनकम कमाने के लिए जो खर्चा उन्होंने किया है, अपने पास स्टॉक जोड़ने में जो पैसे लगा दिए हैं, वो एक्सपेंस होता है। तो परचेज है मेरे बच्चे एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। रूल वही द LIC, भूलेंगे नहीं, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ वन सेट फॉर ऑल, द LIC, जिसमें भैया डेबिट बैलेंस होता है हमारे पास एसेट और एक्सपेंस का, और लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस हमारे पास क्रेडिट होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इस बात को भूलेंगे। चलो आगे चलते। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 4 कह रहा था कि भैया हमने गुड्स परचेज करे तारा से, तो भाई तारा जो है यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी क्रेडिटर के रूप में आएगा, क्योंकि हमने तारा के पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट है। इसको बढ़ाने के लिए भाई हम क्रेडिट ही करेंगे, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि अब हमने तारा को और पैसे देने हैं। तो एंट्री जनवरी 4 की बेटा हमारे पास क्या रिकॉर्ड होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू तारा, कि हमने तारा के पैसे देने हैं। कितने की परचेज की भैया, 22,000 रुपीज की। ओके, अब हम चलते हैं जनवरी 5 की ओर, परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा जनवरी 4 और जनवरी 5 में एक बेसिक सा फर्क है कि हमने पहले गुड्स उधार पे खरीदे थे, मगर अब जो हमने गुड्स खरीदे वो खरीदे बेटा कैश में। तो अगर मैं कैश में खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास तारा की जगह अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट, और कैश मेरा एसेट है। अब आप खुद बताओ, जब मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे पास कैश बढ़ेगा या कम होगा? कम ऑन, मैं सामान खरीद रहा हूं तो मेरे पास से कैश बढ़ेगा या कम होगा? बेटा ऑब्वियसली कैश जाएगा, उम्मीद है आपने सही बोला होगा। और अगर डेबिट को मैंने कम करना है तो इसके साथ उल्टा अकाउंट लिखूंगा, डेबिट को कम करना है तो क्या लिखूंगा मैं, क्रेडिट लिखूंगा। ठीक है, मेरे पास जर्नल एंट्री इस पर्टिकुलर केस के अंदर रिकॉर्ड होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन आप लिख सकते हैं, और दिस इज 30,000। चलो जी आगे चलते हैं। मेरे पास जनवरी 5 भी हो गई। जनवरी 8 पर आते हैं। गुड्स सोल्ड टू नमन। बेटा नेम लिखा है, नेम लिखा है, फटाफट मुझको बताओ, नेम लिखा है। जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड सेशन में भी देख रहे हैं बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मुझको पता पड़े कि आपने ये वीडियो देखी है। चलिए, जनवरी 8 गुड्स सोल्ड टू नमन। बेटा नमन को हमने सामान बेचा, ये क्रेडिट सेल मानो या कैश सेल? नमन, नमन बेटा नाम मेंशन है हमें, तो यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे? एक तो बेटा इन्वॉल्व होगा नमन, और दूसरा मेरे पास इन्वॉल्व होगा मैंने सामान बेचा है तो सेल्स।
सेल्स क्या है जी, सेल्स मेरी इनकम है, मैंने सामान बेचा तो क्रेडिट, सामान में बेचूंगा, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। नमन को सामान बेचा बेटा, नमन मेरा डेटर हो गया, एसेट हो गया है ना, जिसको भी हम उधार पे सामान बेचते हैं वो मेरा एसेट होता है, डेटर होता है। तो डेटर का बैलेंस डेबिट, मैंने नमन को सामान बेचा, मेरा नमन रूपी एसेट बढ़ गया, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे, एंट्री जाएगी नमन टू सेल्स। ठीक है जी, ये पैसे मैंने नमन से रिकवर करने हैं और अमाउंट आएगा मेरे पास 12,000 रुपीज। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैश पेड टू तारा। बेटा तारा को हमने पैसे दे दिए है ना। तारा ऊपर तो बेटा आप देखो यहाँ पर जनवरी 4 में हमारे पास आया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम तारा, कि हमने तारा से सामान खरीदा। अब भाई सामान खरीदा तो पैसे तो देने ही है ना, ऐसे थोड़ी कि हम पैसे की पेमेंट नहीं करेंगे। तो कैश पेड टू तारा के अंदर बेटा अगेन दो अकाउंट्स कौन कौन से भैया इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश है और दूसरा तारा। अब पता है क्या, जैसे जैसे आप जर्नल में आगे चलते चले जाएंगे, आपको अगर अकाउंट्स कंफर्म हो गए तो आप सिर्फ एक सिंगल अकाउंट को पकड़ के भी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब अब आप अगर तारा की ओर ध्यान ना भी दो, इफ यू आर श्योर दैट देयर इज कैश, कैश की इन्वॉल्वमेंट, तो आप कैश के बारे में सोचो। कैश एसेट है और कैश पेड टू तारा एसेट का बैलेंस डेबिट, हमारे पास एसेट कम हो रहा है तो डेबिट को कम करना है तो उल्टा करेंगे, क्रेडिट करेंगे, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डेबिट, क्योंकि जर्नल एंट्री के दो ही पार्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इफ वी आर श्योर ऑन कैश कि भैया कैश का अकाउंट क्रेडिट ही होना है तो ऑब्वियसली तारा का अकाउंट डेबिट ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एंट्री क्या चली जाएगी जी, जनवरी 10। जनवरी 10 में हम अपने पास एंट्री लिख सकते हैं तारा टू कैश। हाँ अब अगर आप समझना चाहते हैं कि तारा का अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 22,000, इस बात का बेटा लॉजिक ये है कि तारा से जब हमने सामान यहाँ पे खरीदा था, जब हमने यहाँ पर जनवरी 4 में तारा से सामान खरीदा था तो तारा बेटा हमारा क्रेडिटर था, हमने उसे पैसे देने थे। ठीक है, तो क्रेडिटर मतलब हमारी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अब मैं उसे पैसे दे रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी कम, तो क्रेडिट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर तारा का अकाउंट डेबिट किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं आए तो आई रिपीट, नीचे बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहीं पे स्क्रीनशॉट लो, मेरे को व्हाट्सएप करो, वॉइस नोट में डाउट पूछो, मैं आपको सेम फैशन में रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आसान लेवल का क्वेश्चन मुझको लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर आए तो मान के चलिएगा कि पेपर आसान बना है ना। मैंने भी आपका ये जो रिवीजन है ये थोड़े आसान क्वेश्चन के साथ ही शुरू किया है, पेपर के अंदर हो सकता है थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी आए तो वी विल एम्ब्रेस आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं जनवरी 15 की ओर। मैंने ना ये सारी बातें आप लोगों के लिए दोबारा भाई लिख ली, उम्मीद की है कि इस बार थोड़ा साफ साफ लिख पाऊँ। द एल आई सी याद करने का मेरे बच्चों तरीका क्या है, द एल आई सी, यहाँ पे ना द के स्पेलिंग मैंने थोड़े अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर दिए हैं, थोड़े चेंज कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। डी फॉर डेबिट, डेबिट बैलेंस होता है एसेट और एक्सपेंस का, और लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। ये याद करने के लिए मैंने ऐसे करा है कि जर्नल एंट्री अगर किसी बच्चे को करनी हो तो वो याद रखे द एल आई सी, द एल आई सी, जिसमें द के स्पेलिंग डी ए ई है, डेबिट बैलेंस ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस, और लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस क्रेडिट। और ये चीज़ इसे बेटा बिल्कुल नहीं भूलना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर डेबिट और डेबिट एक साथ आ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्रेडिट और क्रेडिट एक साथ आ रहे हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, बट अगर डेबिट के साथ क्रेडिट या क्रेडिट के साथ डेबिट आ रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स अगर सिमिलर नेचर के साइन एक साथ आ रहे हैं, दो डेबिट एक साथ वैल्यू बढ़ा दो, दो क्रेडिट एक साथ वैल्यू बढ़ा दो, उल्टे सीधे नेचर डेबिट के साथ क्रेडिट या क्रेडिट के साथ डेबिट तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से इन एंट्रीज को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जनवरी 15 से कैश रिसीव्ड फ्रॉम नमन 11,700 और डिस्काउंट अलाउड 300। बेटा मैंने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, नमन कौन है आप देख सकते हैं, मैंने नमन को गुड्स बेचे थे 12,000 रुपए के। अब 12,000 रुपए मैंने नमन से लेने थे मगर मैंने 300 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया है और मुझे नमन से मिले हैं 11,700 रुपए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड हो सकते हैं।
बेटा इस जर्नल एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां पर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। तो देखो, एक नाम तो भाई साहब नमन का आना कंफर्म है, क्योंकि नमन से हम डीलिंग कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास जो अकाउंट आएगा वो आएगा कैश, क्योंकि मुझको कैश मिला है। एक नया अकाउंट बच्चों यहाँ पर डील होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, है ना, क्योंकि सामने वाले को मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? समझने की अब कोशिश करते हैं कि भैया कैश हमारा एसेट, नमन से हमें पैसे मिलने थे वो भी हमारा एसेट, और डिस्काउंट हमने सामने वाले को अलाउ कर दिया मेरे बच्चों, ये हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है ना, कि भैया मेरे को 12,000 मिलने थे, 300 रुपये मैंने छोड़ दी तो मेरा खर्चा हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, तो डेबिट नेचर है सभी का। कैसे पता कि ये एसेट है एक्सपेंस है? एसेट और एक्सपेंस दोनों का ही बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, मेरे पास कैश आया तो भैया डेबिट को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर डेबिट को बढ़ाने के लिए मैं डेबिट करूंगा। मेरा खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ गया, डेबिट को बढ़ाने के लिए अगेन डेबिट करूंगा। और नमन अब मेरा एसेट नहीं रहा। ध्यान से पढ़ें, नमन को जनवरी 8 को मैंने सामान बेचा था 12,000 का, अब उससे हिसाब किताब सेट ऑफ हो गया है, अब वो मेरा एसेट नहीं रहा। तो डेबिट यहाँ पर हो रहा है कम, है ना। जब डेबिट यहाँ पर कम हो रहा है तो डेबिट को कम करने के लिए मैं यहाँ करूंगा क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट को कम करने के लिए मैं यहाँ क्रेडिट करूंगा। इन सारी बातों को मैं यहाँ आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। जनवरी 15 में देखिए कैसे एंट्री लिखी जाएगी। मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट, मैंने डिस्काउंट दिया सामने वाले को, तो जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा हो गया है, और टू नमन। ठीक है, कि मेरे को 11,700 रुपये मिले हैं, 300 रुपये का खर्चा, 12,000 रुपये का हिसाब किताब नमन से मेरा हो गया सेट ऑफ। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ये वाली एंट्री हमारे पास भैया कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मेरे बच्चों जनवरी 16 की कहती है पेड वेजेस। हमने वेजेस की पेमेंट करी है, तो बेटा अब हम ओरल भी कर सकते हैं आई प्रिज्यूम। इसके अंदर कैश आएगा और वेजेस आएंगी। तो वेजेस जो है वो मेरा खर्चा है, तो वेजेस अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा और कैश की पेमेंट होगी तो टू कैश। ये एंट्री 200 रुपीज से है। नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। बेटा मैंने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीद लिया, मगर यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा और बंदे का नाम भी नहीं लिखा, तो बेटा इस एंट्री को मैं मानूंगा कि ये कैश के थ्रू ही रूट हुई होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने फर्नीचर परचेज किया है मेरे बच्चों, तो मैं इसे परचेज अकाउंट में लिख नहीं सकता हूं। आप भी ध्यान रखिएगा, परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट तभी यूज करते हैं जब हम गुड्स में डील कर रहे हों। गुड्स मतलब जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। जैसे अगर मैं एक स्टेशनरी की दुकान, एक स्टेशनरी वाले की बात करूं, तो वो अगर गुड्स की बात कर रहा है तो वो कह रहा है बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, डस्टर, चौक, मार्कर, इस तरीके की चीजें। अगर वो अपनी दुकान पर फर्नीचर की बात कर रहा है तो वो टेबल चेयर की बात कर रहा है, जो वो अमूमन बेचता नहीं है। अगर मेरा बिजनेस बेकरी का है तो मैं अपने पास गुड्स बोलूंगा, केक को, बिस्किट को। समझ रहे हो मेरी बात? जिसमें मैं डील करता हूँ, तो जिसमें हम डील करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। अगर गुड्स की सेल या परचेज होती है तभी सेल या परचेज अकाउंट का भी यूज होता है। अगर हम गुड्स की सेल या फिर परचेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो उसी अकाउंट का यूज होगा जो मेंशन्ड है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा बेचा तो हम फर्नीचर ही लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज की। ठीक है भैया, हमने फर्नीचर लिख लिया, भाई फर्नीचर हमने भाई परचेज कर लिया तो फर्नीचर ही लिखा जाएगा। फर्नीचर हमारे पास बढ़ गया, फर्नीचर एसेट है। एंट्री क्या जाएगी जी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारे पास से चला गया, पेमेंट हो गई कितने की? 5,000। कैश चला गया तो भैया कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश हमारा एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, चला गया कम करने के लिए क्रेडिट। ये बात मैंने आपको यहाँ पे भी लिखवाई है, ये लिखी कि कैश एसेट, ये देखो एसेट का डेबिट बैलेंस और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। ठीक है, ये यूज होता है बेटा इन चीजों का, तो मैंने आपको यहाँ लिखवाई है। चलते हैं अब आगे। जनवरी 20
विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बेटा ये जो एंट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने बैंक से पैसे निकाल लिए हैं मगर फॉर पर्सनल यूज, तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। 4,000 रुपये यहाँ पर हमने बैंक से निकाल लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इशूड चेक फॉर रेंट, बेटा अब हमने रेंट की पेमेंट करी है और वो भी चेक से। रेंट की पेमेंट करी है और वो भी चेक से। तो एक अकाउंट तो मेरे बच्चों मेरे पास रेंट हो गया, और दूसरा अगर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूँ तो बैंक, मैं रेंट की पेमेंट कर रहा हूँ, रेंट मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, मेरा खर्चा बढ़ गया। बैंक मेरा एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, और ये मेरा कम हो जाएगा, तो डेबिट को कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। अब मैं रेंट की पेमेंट कर रहा हूँ, तो जनवरी 22 को मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे मेरे बच्चों अमाउंट आ जाएगा 3,000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जनवरी 23 को क्वेश्चन क्या कहता है, गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। अब सुने, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि गुड्स बॉट। शब्दों को समझो बेटा, इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो मैं ये पहले का सारा वाइप आउट कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसे समझाने के लिए। तसल्ली से बेटा समझिए जरा क्या कह रही है ये वाली एंट्री। जनवरी 23 की एंट्री कह रही है गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पस। मेरे बच्चों यहाँ गुड्स इशूड का मतलब ये हुआ कि हम अपने बिजनेस में से ले गए घर पे। समझ रहे हो? गुड्स इशूड फॉर हाउस होल्ड पर्पस मतलब हमने अपने घर के लिए सामान इशू कर दिया। इट इज जस्ट एज, एक बेटा किराने की दुकान वाला बंदा अपने घर के लिए किराने का सामान कहाँ से लेगा? उसकी खुद की दुकान है, वहीं से लेगा, है ना? तो जब वो कुछ सामान अपने घर भिजवा देगा तो उसकी रिकॉर्डिंग तो करेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी कि वो उस बात को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। तो उस बात की रिकॉर्डिंग क्या जाती है, हम ये मान के चलते हैं कि वो सामान हमने खरीदा ही नहीं था। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वो सामान घर पे चला गया, तो भैया ड्राइंग्स तो हुई है, क्योंकि पर्सनल चीजों के लिए हम ड्राइंग्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो गुड्स यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस के लिए एक अकाउंट तो हमारे पास आएगा मेरे बच्चों ड्राइंग्स का। दूसरा, हम ये मान के चलेंगे कि हमने परचेज किया ही नहीं था, हम अपना परचेज का बैलेंस कम कर देंगे। बेटा परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, इसे कम करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल के एंटी होते हैं, अगेंस्ट होते हैं। तो ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट है, इसे बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर जनवरी 23 में हमारे पास एंट्री जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये एंट्री बेटा आप याद रखेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसका अमाउंट भैया 2,000 है। आगे चलते हैं। ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश निकाल लिया जी बिजनेस में से, बैंक में से, और वो भी ऑफिस यूज के लिए। ऑफिस के काम के लिए भैया हमने पैसे निकाले हैं। तो बेटा यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है कैश का बैलेंस, दूसरा है बैंक का बैलेंस। मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा इससे, अगर मैं पैसे निकाल लूँगा तो बैंक बैलेंस कम। बैंक एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट को कम करने के लिए मेरे बच्चों किया जाएगा क्रेडिट। और कैश एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, मेरे पास अब पैसा बढ़ गया है ना, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना जी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर इसका अमाउंट जाएगा हमारे पास 6,000। आगे चलते हैं। कमीशन रिसीव, बेटा कमीशन मिल गई, कैसे मिली नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कैश में मिल गई होगी। और अगर हमें मिली है तो ऑब्वियसली दिस इज आर इनकम, तो दो अकाउंट कैश और कमीशन। कमीशन बेटा अगर इनकम है तो इनकम का बैलेंस क्या होता है जी, क्रेडिट होता है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, कैश मेरा एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, अगर मुझे कमीशन मिलेगी तो मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो जनवरी 26 में मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन के मेरे को पैसे मिल गए।
कितना भैया पैसा मिला है? 1,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री आ गई January 27 बैंक चार्जेस। बेटा ध्यान रखेंगे, मेंशन नहीं है कि बैंक चार्जेस हमने बैंक अकाउंट से पे करे या कैश अकाउंट से, मगर आप इतनी कॉमन सेंस ज़रूर रखना कि बैंक वाले अपने चार्जेस काटते टाइम एटीएम के या पासबुक के या किसी और चीज़ के या एसएमएस चार्जेस, वो हमसे कैश में नहीं मांगते, हमारे बैंक बैलेंस में से माइनस कर देते हैं, कहानी खत्म। तो बैंक चार्जेस आर ऑलवेज पेड फ्रॉम द बैंक बैलेंस ओनली। ठीक है, तो इसकी वजह से मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो मैं ऐसे भैया एंट्री करूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे बैंक में से ही पैसा कम हो गया। चलिए जी नेक्स्ट, January 28 क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन? चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। किस चीज की इंश्योरेंस पता नहीं है। अगर क्वेश्चन में वो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कह देता तो बेटा मैं जरूर ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलता, मगर यहाँ पर क्वेश्चन ने मेरे से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं करी, सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है, तो उसको मैं अपना खर्चा ही मानूंगा। चेक गिवन फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, चेक गिवन है तो बैंक के थ्रू ही एंट्री जाएगी। मैं ऐसे लिखूंगा कि जी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस का मेरे पास खर्चा हो गया है टू बैंक, बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे। कितने का भाई साहब प्रीमियम हमने दिया है? 3,000 रुपए का। आगे चलते हैं, January 29 कहता है जी पेड सैलरी, सैलरी पे कर दी मेरे बच्चों, सैलरी खर्चा है तो सैलरी टू कैश कर सकते हैं आप, टू बैंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैश कर लें। आगे क्या लिखा? कैश सेल्स, कैश सेल्स मतलब सामान बिक गया और पैसे आ गए, सामान बिक गया बेटा, गुड्स बिक गए हैं और पैसे आ गए हैं, तो कैश हमारे पास बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, सेल्स मतलब हमने जो गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसे बेचा और हमारे पास पैसे आ गए। ठीक मेरे बच्चों, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज थी जो सैम्पल पेपर में गिवन थी। ये एक क्वेश्चन मैंने जर्नल का आपके साथ रिवाइज किया है, वीडियो में बने रहेंगे और भी चैप्टर्स के और भी क्वेश्चंस हैं। सो मिलते हैं अभी 1 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर है ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए मेरे बच्चों हम जर्नल के फॉर्मेट में ही पेपर में आंसर बनाएंगे। पेपर में हमें यही लिखना होगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट, क्रेडिट और रेक्टिफाइड एंट्री, जो भी एंट्री यहाँ पर सही बनेगी यही आपको पेपर में करके दिखानी होती है ना। बट क्योंकि हम फिलहाल तो समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे भैया जर्नल रेक्टिफिकेशन कराता हूँ कि राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है और अब इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, बेसिकली जिस भी बच्चे को रेक्टिफिकेशन में दिक्कत आ रही है वो ऐसे मान के चले कि राइट एंट्री का मतलब है व्हाट शुड हैव बीन, व्हाट शुड हैव बीन, क्या होना चाहिए था। रॉन्ग का मतलब है एक्चुअली व्हाट इज डन, अभी क्या हुआ है। रेक्टिफाइड का मतलब है व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ, कि अब हम क्या करें कि ये गलती दूर हो जाए। ठीक है, जैसे रीड करके देखते हैं, समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। आओ बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ January, टोटल ऑफ पेज नंबर 2 was carried forward to page number 3 as 1,000 instead of 1,200, and total of page number 6 was carried forward to page number 7 as 5,600 instead of 5,000। सर समझ नहीं आया बेटा सुनो भी, मैंने समझाया भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया है, तो अभी मेरे साथ साथ रीड करो दोबारा से बेटा धीरे धीरे। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ January, ये बात तो भैया कंफर्म हो गई कि सेल्स बुक के बारे में क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, ओके। द टोटल ऑफ पेज नंबर 2 वाज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3 एज 1,000, हमने 1,000 रुपए लिख दिए, है ना, मगर मेरे बच्चों लिखने क्या थे, हमने 1,000 रुपए लिख तो दिए, लिखने क्या थे, इंस्टेड ऑफ 1,200, तो ये 1,000 गलत है, आना कितना चाहिए था, 1,200 आना चाहिए था। ये बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो हमें ये पढ़ के क्या पता पड़ा कि भैया करना क्या चाहिए, हमें सेल्स को बढ़ा देना चाहिए 200 से। यहां तक ये बात समझ आई?
फिर से रीड कर लो वरना, कि भैया टोटल ऑफ पेज नंबर 2 को हमने जब पेज नंबर 3 पे कैरी फॉरवर्ड किया तो हमने क्या कर दिया, 1,000 रुपये लिख दिया 1200 की जगह, 1200 की जगह हमने 1000 लिख दिया है, 1200 की जगह हमने 1000 लिख दिया है। तो 1200 इज द राइट अमाउंट, द अमाउंट हैज बीन अंडर कास्टेड, उसको हमने कम रिकॉर्ड कर दिया तो बढ़ा देंगे। ठीक, तो सेल्स को बढ़ा देना चाहिए। बट अब आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एंड एक और गलती हुई है, क्या भैया गलती हुई है, एंड टोटल ऑफ पेज नंबर 6 was carried forward to पेज नंबर 7 as 5600 इंस्टेड ऑफ 500, है ना। हमने क्या किया, हमने अब जब दोबारा सेल्स बुक के बारे में बात हो रही है तो हमने लिख दिया 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, तो 5600 गलत है ना। यहां पर हमने 600 ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, तो अब हमें क्या लग रहा है कि हमें सेल्स को कम कर देना चाहिए 600 से। तो अगर मैं ऑल इन ऑल की बात करूं, अगर मैं टोटल की बात करूं, 200 से बढ़ाऊं फिर 600 से कम करूं, इससे बढ़िया अगर मैं सेल्स को 400 से कम ही कर दूं तो भी बात बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, है ना। भाई हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि एक ही चीज को अलग अलग बार भी समझेंगे। यहां पर वो सिंपल सी बात कर रहा है कि पहले 200 से बढ़ाओ फिर 600 से कम करो, तो ठीक है ना मेरे भाई, एक ही काम करते हैं, 400 से कम कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम सीधा रेक्टिफाइड बना लेते हैं। हमने अगर सेल्स को कम करना है मेरे भाई, तो सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को कम करने के लिए हम कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा कि भाई सेल्स अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या है बेटा, सस्पेंस अकाउंट हमने क्लास में भी बात डील करी है, जब हमें काउंटर में कोई अकाउंट ना मिले, काउंटर में अगर कोई अकाउंट नहीं होता तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम उस गलती को सस्पेंस में छोड़ देते हैं कि भाई अब इसको बाकी और के कौन से अकाउंट में गलती हुई है ये हम पता नहीं लगा पा रहे, तो ये भी एक सस्पेंस सही, बाद में जब पता पड़ जाएगा तो ये सस्पेंस अकाउंट हम गायब कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमें नहीं पता तो हम सस्पेंस अकाउंट के साथ ही काम करेंगे। आते बेटा अब इसके अगले पार्ट पे। देखें बेटा सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ₹500 वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट एज 50। ठीक है, समझना मेरे बच्चे, क्वेश्चन अगर कह रहा है कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, अगर भाई हमने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे कर भी दी, तो बेटा ये ना एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है इसने, इसको ना प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं है इसके, क्योंकि इसने एलिट में कोचिंग नहीं लगाई ना। इसको ये बात पता नहीं है कि भाई अगर हम मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो मशीनरी अकाउंट में ही आना चाहिए था। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500, तो एंट्री जानी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। ठीक, ये होना चाहिए था 500 से। ओके, अब हुआ क्या है, वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, इसने अननेसेसरली रॉन्ग भैया गलती क्या करी, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, और देखो डेबिट भी किया मेरे बच्चों 50 से। ठीक है, वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट एज 50, इसने जो डेबिट भी किया वो किया 50 से। अब देखो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे मान के चलें रेक्टिफाइड में कि देखो मशीनरी तो डेबिट होना ही था, है ना। देखो मशीनरी डेबिट 500 से, ये तो डेबिट होना ही था, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी डेबिट होना ही था तो हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे 500 से, मशीनरी अकाउंट डेबिट 500, और वेजेस ना अननेसेसरली डेबिट हो गया, ये डेबिट नहीं होना था, तो इस डेबिट को कम करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट। तो हम ऐसे लिखेंगे टू वेजेस 50। फेयर इनफ। अब सुनो, यहां पर हम कैश अकाउंट का यूज नहीं करेंगे बेटा, ये रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा ना आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा। अगर ये चीजें समझ आ गई ना फिर आप रेक्टिफिकेशन के बिल्कुल एक परफेक्ट खिलाड़ी भी हो जाओगे। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, तो मशीनरी में जाना था, वेजेस में चला गया, कैश की तो बात ही नहीं है, कैश तो सही रहा होगा ना। देखो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मान लो दो दोस्त ए और बी, ठीक है, मेरे पास पढ़ते हैं। मैंने कहा यार बी ना पढ़ नहीं रहा आजकल, इसका मतलब क्या कि ए पढ़ रहा है ना। अगर मैं कह रहा हूं वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट, कि अगर डेबिट में गलती हुई है इसका मतलब क्रेडिट सही है।
है ना, कि अगर मैं मशीनरी के डेबिट, भाई मशीनरी भी डेबिट होना था, वेजेस भी डेबिट हो गया, अगर मैं डेबिट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्रेडिट के बारे में बात नहीं करना, कहने का मतलब क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ ए और बी दो दोस्त है, मैं कह रहा हूँ बी आजकल नहीं पढ़ रहा, कहने का मतलब ए पढ़ रहा है ना मेरे भाई, इसीलिए तो मैंने इसके बारे में नहीं बोला। तो ये वाली बात है, यहाँ पर हम कैश अकाउंट को अननेसेसरली तंग नहीं करेंगे, और जो बीच का फर्क है डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा, ये बेटा हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एंट्री अब हमारे पास ये जाएगी, रेक्टिफाइड मशीनरी टू वेजेस टू सस्पेंस। बेटा मैंने पहले भी आपको भी बताया कि आप पेपर में यही एंट्री करके दिखाएंगे रेक्टिफाइड, राइट रॉन्ग वहां पर करने के मार्क्स नहीं मिलते, सीधे रेक्टिफाइड करने के मार्क्स मिलते हैं। चलो जी आगे हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास क्या कहता है। पॉइंट नंबर थर्ड बेटा हमारे पास कहता है मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 6,000 एंड पोस्टेड टू आर एंड कंपनी एज 1,000। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं इस पार्ट को, मिस आउट मत करना। उम्मीद है बेटा आप लिखते चले जा रहे हो, क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे तो इस क्लास को देखने का कोई फायदा भी नहीं होगा आपका। रिकॉर्ड जरूर करना। देखिए जी तीसरा पार्ट क्या कहता है, मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या आ जाएगी जी, मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी टू आर एंड कंपनी। कितने की खरीदी मेरे भाई, 10,000 की खरीदी उधार पे, ये एंट्री जानी चाहिए थी। हमने रॉन्गली क्या करा है, वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। देखो कर लो बात, मैंने आपको जर्नल में बताया भी था कि अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट लिखना चाहिए, मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट लिखना चाहिए। परचेज अकाउंट तब आता है जब हम गुड्स में डील करते हैं। इसके एरर ऑफ प्रिंसिपल है बेटा, ये इसके प्रिंसिपल्स ठीक नहीं है, क्योंकि इसने एलिट में कोचिंग नहीं लगाई है। तो अगर परचेज बुक इसने डेबिट कर दिया तो ये इसकी गलती है, तो इसने कर दिया परचेज बुक डेबिट 6,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, एंड वाज पोस्टेड टू आर एंड कंपनी एज 1,000, और इसने ऐसे लिख दिया आर एंड कंपनी 1,000। सर ये तो सर एंट्री नहीं बनी, अरे तो गलती ही तो करी है इसने। अब आप क्या चाहते हो कि गलती में भी कोई लॉजिक हो, कि सर यहाँ पे भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बने, भाई गलती करी उसने, गलती में लॉजिक कहाँ से लगाओगे। देखो इसकी गलती को ठीक करने के लिए हम करते हैं कुछ, ध्यान से पढ़ना मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ। राइट, मशीनरी डेबिट होना था, है ना, मगर मशीनरी डेबिट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मशीनरी को डेबिट कर दो। हम ऐसे लिखेंगे कि जी मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 10,000 से, और मशीनरी के बारे में बात हो गई। अब आर एन कंपनी के बारे में बात करते हैं। आर एन कंपनी क्रेडिट होना था, आप देख सकते हैं राइट में, आर एन कंपनी क्रेडिट होना था 10,000 से, क्रेडिट हुआ 1,000 से, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आर एंड कंपनी को 9,000 से क्रेडिट कर दो। 10,000 से क्रेडिट होना था, 1 से हो गया तो 9 से और कर दो। ठीक है, अब आर एन कंपनी के बारे में बात होगी, बात रहेगी परचेज की, तो परचेज तो बेटा गलती से डेबिट हो गया, परचेज तो गलती से डेबिट हो गया, तो अब हम बेटा परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे भैया, कितने से, 6,000 से। ठीक है जी, अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पे 10 है, बीच में फर्क आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस जो डिफरेंस को हम बेटा पोस्ट कर सकते हैं सस्पेंस अकाउंट में। तो वो बीच का फर्क हम सस्पेंस अकाउंट में भैया लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। बेटा ये इसके रेक्टिफाइड एंट्री जाएगी। मैं थोड़ा सा साफ साफ भी आपको लिख के भैया दिखा देता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मशीनरी सस्पेंस टू आर एंड कंपनी टू परचेज। ये बेटा इसकी रेक्टिफाइड एंट्री है, मशीनरी में 5,000, सॉरी सस्पेंस में भैया 5, मशीनरी में 10,000, सस्पेंस में 5,000, आर एन कंपनी में 9 और परचेज में 6। बेटा जिसको भी ये एंट्री समझ नहीं आई है, आप एक बार फिर से भैया सुनने समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हुआ क्या है आप एक एक करके समझ सकते हैं। देखो मशीनरी डेबिट होना था, है ना, ये क्या है, व्हाट शुड हैव बीन, ये क्या है, व्हाट एक्चुअली हैज बीन डन। मशीनरी डेबिट होना था, हुआ नहीं है, तो हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर आर एंड कंपनी क्रेडिट होना था 10,000 से, क्रेडिट होना था 10,000 से, क्रेडिट हुआ है मगर 1,000 से, तो मैंने 9,000 और से आर एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया था। फेयर इनफ। ठीक है जी, मशीनरी के बारे में बात हो गई, आर एंड कंपनी के बारे में बात हो गई, इनकी टेंशन नहीं है, बच गया सिर्फ और सिर्फ परचेज। तो परचेज बिना मतलब डेबिट हो गया, इसे डेबिट नहीं होना था, तो भाई परचेज के डेबिट को खत्म करने के लिए मैंने कर दिया क्रेडिट, तो यहाँ पर परचेज आ गया। अब मशीनरी हो गया, आर एन कंपनी हो गया, परचेज हो गया, फिर भी डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा, तो सस्पेंस को मैंने यूज किया एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को किया जाता है।
चलो फिर भी डाउट रह गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑफलाइन आके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, वॉइस नोट भेजो, आई एम ऑल योर्स। चलो जी, पॉइंट नंबर फोर्थ बेटा डील करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखो इस क्वेश्चन में भी ना थोड़ा सा मजा है, क्या है वो कहता है वर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मतलब पूरी एंट्री है ये, हमने सामान क्रेडिट सेल करा है और रिकॉर्ड कर लिया क्रेडिट परचेज, कितनी गंदी बात है। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, एंट्री जानी चाहिए थी भाई साहब मोहन टू सेल्स, है ना, हमने 5000 रुपए का सामान मोहन को बेचा, एंट्री जानी चाहिए थी मोहन टू सेल्स, वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हमने एंट्री कर दी परचेज टू मोहन। समझ रहे हो आप, लोचा, बहुत तगड़ा लोचा। तो अब इसको बेटा ठीक करते हैं, देखो ठीक कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, एक एक एक, एक अकाउंट करके। मोहन डेबिट होना था, मोहन क्रेडिट हो गया, डबल दिक्कत। देखो मोहन के पास डेबिट लिखा होना चाहिए था 5000, मोहन के पास क्रेडिट लिखा हुआ है 5000। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, इस दिक्कत को अभी दूर कर ही देता हूं। कैसे, मैंने कहा मोहन मेरे भाई, ये लो मोहन जी, आप जरा 10,000 से डेबिट हो तो जाओ जरा। मोहन, मैंने डेबिट कर दिया 10,000 से। तो बेटा जब मैंने मोहन 10,000 से डेबिट कर दिया तो होगा क्या, ये वाला खत्म, क्रेडिट सेट ऑफ, और नेट में ये रह जाएगा। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से समझें कि भैया हमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये है हमारे पास जीरो, हमें जाना था ए पर, हम खड़े हैं बी पर, है ना, हमें जाना था डेबिट पर, हम खड़े हैं क्रेडिट पर। तो यहाँ पर 5000 आना था, हम यहाँ पर 5000 हैं, तो एक बारी तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और एक बार यहां से यहां जाना पड़ेगा। तो 5 और 5 10 से डेबिट की ओर का रास्ता पूरा करना पड़ेगा, तभी मोहन जी डेबिट होंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो मोहन वाली बात हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मोहन के बाद भैया हम बात करेंगे यहाँ पर सेल्स की। सेल्स की बात बेटा समझो, सेल्स क्रेडिट होना था मगर सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सिंपल 5000। ये सेल्स की बात हो गई, मोहन हो गया। परचेज, परचेज रह गया बिना मतलब डेबिट, तो परचेज को कर देंगे क्रेडिट, परचेज बिना मतलब डेबिट हो गया है तो परचेज को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये रेक्टिफाइड एंट्री जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन कहता है गुड्स रिटर्न टू राम 1000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से भाई समझिएगा, गुड्स रिटर्न टू राम, बेटा अगर मैं राम को सामान वापस कर रहा हूं तो मैंने परचेज रिटर्न किया हुआ, ठीक है, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये ऐसे जानी थी एंट्री टू परचेज रिटर्न, और मैंने राम को वापस किया तो एंट्री जानी चाहिए थी राम टू परचेज रिटर्न 1000। ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, मैंने एंट्री कर दी राम टू सेल्स, राम टू सेल्स मैंने एंट्री कर दी 1000 से। अब इसे ठीक कैसे करेंगे बेटा, जरा तसल्ली से समझिएगा, वही एक एक अकाउंट करके सोचो कि भैया राम डेबिट होना था, दिस इज व्हाट शुड हैव बीन, राम डेबिट होना था, राम डेबिट हुआ है, तो राम के पास तो भाई साहब ये राम की तो टेंशन है नहीं, हमें ना राम जी की तो टेंशन हम लेते नहीं है, वो हमें तो हम तो उनको टेंशन देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उनकी तो बात करनी नहीं है, बात क्या रह गई, परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, तो अब कर दो टू परचेज रिटर्न, और इधर देखें सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो अब सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो एंट्री जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 से। ठीक है ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 से। नेक्स्ट चलते मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर 6, और शायद ये इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, 6 मार्क्स का शायद एक क्वेश्चन रहा होगा सैम्पल पेपर में, तो हाँ जी उम्मीद है आपको नजर आ रहा है, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन को, एस एन कंपनी फॉर 6000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 2000, हाउएवर एस एन कंपनी वाज करेक्टली क्रेडिटेड। क्या कह दिया सर, समझ नहीं, तसल्ली रखो सब समझ आएगा, आप बस राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड का सहारा लेते रहना क्वेश्चन पेपर में भी, है ना, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन कंपनी फॉर 6,000। अगर हमने उधार में सामान खरीदा तो एंट्री क्या जानी चाहिए थी, परचेज टू एस एंड कंपनी 6,000, ठीक है। वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, हमने पूरा पूरा सेल्स रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने भैया ऐसे रिकॉर्ड कर लिया कि हमने एस एन कंपनी को सामान बेचा, एस एन कंपनी टू सेल्स कितने से, 2,000 से। फिर क्वेश्चन कहता है हाउ एवर, बाकी जो मर्जी हो, हुआ क्या, एस एन कंपनी वाज करेक्टली क्रेडिटेड, इसका अकाउंट सही से क्रेडिट हो गया। ठीक है भाई, फिर इंडिविजुअली बात करते हैं। एस एन कंपनी का अकाउंट सही से क्रेडिट हो गया तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, इसको तो हटा दो यहाँ से। क्वेश्चन कह रहा है ना भाई सही से क्रेडिट हो गया, तो आपके पेटों में क्या दर्द है, क्वेश्चन कह रहा है सही से क्रेडिट हो गया तो हो गया, बात खत्म। तो ठीक, क्या करना है, परचेज और सेल। तो परचेज डेबिट होना था, हुआ नहीं है, तो अब भाई परचेज को डेबिट हम कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 6,000। और सेल्स जो है वो बिना मतलब क्रेडिट हो गया बेटा, इसको भी ठीक करो, इसे डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2,000। और टू में लिखेंगे हम सस्पेंस, क्योंकि यहाँ पर कोई और अकाउंट बचा ही नहीं है, तो हम सहारा कहाँ से लेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, तो ये बेटा ये इस क्वेश्चन की 6 रेक्टिफाइड एंट्रीज थी, और राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड एंट्री की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। समझ आ गया, बहुत अच्छा। नहीं समझ आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, वॉइस नोट में पूछ दो। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बेटा, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का। ठीक है, इसका क्वेश्चन बेटा पक्का पक्का पेपर में आना ही आना है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आएगा, 6 मार्क्स का, आप ये मान के चलो। तो इस चैप्टर को ना हम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से समझना, ना समझ आए तुरंत भाई से डाउट पूछ लेना, वहीं स्क्रीनशॉट लो, वहीं वॉइस नोट भेज दो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ना इन्होंने डेबिट क्रेडिट ऊपर मेंशन नहीं कर रखा, जो आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन बेटा आना चाहिए, ताकि आपके कंसेप्ट पता पड़े कितने अच्छे या कितने बुरे हैं। ठीक है, तो देखो जो कैपिटल का बैलेंस है वो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका यही भैया फॉर्मेट रहता है। तो परचेज और सेल्स में भी दो दो अमाउंट गिवन है, सैलरी एंड कमीशन में भी दो दो अमाउंट गिवन है, कैरेज में। तो हम इसी चीज़ को ऐसे ही मान के चलेंगे कि जो पहले अमाउंट है वो डेबिट है और जो बाद में अमाउंट है वो क्रेडिट है। ठीक है, अब हमें खुद सोचना होगा कि डेबिट अमाउंट किसका है और क्रेडिट किसका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रीड करता हूँ, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, बेटा मुझको बैलेंस गिवन है, कैपिटल का बैलेंस क्या होगा बताओ, कैपिटल इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो जो क्रेडिट का बैलेंस है वो कैपिटल का है। और कैपिटल बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारे पास आनी चाहिए कैपिटल का बैलेंस, जो कि मुझको गिवन है 67500। तो मैंने यहाँ लिख लिया कैपिटल का बैलेंस 67500। ऐसे ही ड्राइंग्स हैं जो कि कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया माइनस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के पैसे मुझको माइनस करने हैं, जिसका अमाउंट है 19530। ठीक है जी, परचेज, परचेज बेटा एक्सपेंस है, और जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट में पता है कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, जो कि फैक्ट्री रिलेटेड होते हैं, कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होते हैं, कहने का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि फैक्ट्री रिलेटेड नहीं होते। तो चलते हैं आगे। परचेज, परचेज बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैं टू और बाय नहीं लिख रहा हूँ, आपके स्कूल में अगर रिक्वायर्ड है लिखना तो आप लिख लीजिएगा, डेबिट साइड पे टू और क्रेडिट साइड पे बाय। तो परचेजेस का भाई साहब मुझको बैलेंस गिवन है, परचेजेस का मुझको बैलेंस कितना गिवन है जी, 45,000 डेबिट बैलेंस। ओके, और मुझको सेल्स का भी बैलेंस गिवन है, तो मैं एक काम करता हूँ, परचेज जो है नीचे लिख लेता हूँ, ओपनिंग स्टॉक के लिए ऊपर जगह छोड़ दूंगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। आप भी इस प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान हम एक बारी कर लेते हैं परचेज का फाइनल बैलेंस बाहर लिखने से पहले, कि क्या परचेज में कोई रिटर्न तो गिवन नहीं है, अगर रिटर्न है तो उसको अभी ही डील कर लेते हैं। सैलरीज है, कमीशन है, कैरेज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटर्न्स गिवन है। देखा, अच्छा हुआ ना मैंने नहीं लिखा, तो रिटर्न्स है। और मेरे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी बेटा कैसे डील करते हैं अभी समझा देता हूँ आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे परचेज लिख रहा हूँ अपने पास 45,000 इनर कॉलम में। ठीक है, और सेल्स है, तो सेल्स को भी भाई साहब इनर कॉलम में मैं लिख रहा हूँ अपने पास
1,12,500। अब सुने, बच्चे ना एक क्वेश्चन बार बार लगातार पूछते हैं, सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आपने तो यहाँ सर कंट्रोल Z करके वापस कर लिया और दोबारा लिख दोगे, मगर सर हमारा तो बहुत डर्टी लगेगा लिखने में। तो बेटा इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लें और एडजस्टमेंट्स को पहले डील कर लें। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़ लो, एडजस्टमेंट्स को पहले डील कर लो, तो आसानी रहेगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बेटा जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, इन सब की एडजस्टमेंट 2 बार ही होती है। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी इन सब की मिनिमम 2 बार तो ट्रीटमेंट होगी ही होगी। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारे पास ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 20,000 रुपीज, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी आएगा जी क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया भाई क्लोजिंग स्टॉक। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे बच्चों एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम ये ना पे करते हैं। देखो, बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए, ओनर के द्वारा इन्वेस्टेड अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल, और जब बिजनेस उसको कुछ पे करता है रिटर्न में, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस ने पे किया तो ये बिजनेस का खर्चा हुआ, ओनर को मिल गया तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, है ना। देखो आप इसको एक बात को ये समझो कि अगर ओनर ने लेट अस से फॉर एन एग्जांपल 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे और हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, हमने कहा ओनर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजनेस में पैसे लगाए, ये रो 4,000 रुपए एज इंटरेस्ट। तो बेटा ओनर के टोटल कैपिटल कितने हो गए? 1,04,000। तो इसका एक ट्रीटमेंट क्या है कि भाई साहब कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। एक ट्रीटमेंट क्या है कि कैपिटल का बैलेंस जो है इसकी वजह से बढ़ जाएगा। मगर बेटा इसका एक और ट्रीटमेंट क्या हुआ कि ये बिजनेस का हो गया एक्सपेंस। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंस के तौर पे भी बुक करेंगे और इसको हम कैपिटल में भी प्लस करेंगे। तो मेरे बच्चे हैविंग सेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट पर आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हम कैपिटल को भी बढ़ा देंगे। तो जो एडजस्टमेंट्स हैं इनको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो कैपिटल हमारे पास है 67,500, इसका हम 10% निकालेंगे जो आएगा 6,750। तो 6,750 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लिख सकता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,750, और जिसको मैं यहाँ पर जोड़ भी दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,750। ठीक है, फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ना, ये हम ओनर से लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये ओनर ने पे करना है। ड्राइंग्स हमारे पास गिवन है 19,530, तो ये 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 19,530 का 5% निकालता हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 976.5, जिसको मैं 977 भी बोल सकता हूँ, इट हार्डली मैटर्स। तो 977 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये अमाउंट जो है मेरे बच्चों ये हमारे लिए इनकम है। तो अगर ये इनकम है तो मैं इसको P&L के क्रेडिट साइड पर लिख सकता हूँ, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 977 हमने ओनर से लिया। ठीक है, हम बिजनेस के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस के पास पैसा आया तो इनकम साइड पर आ गया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट हमारे को गिवन है वेजेस आउटस्टैंडिंग। मेरे बच्चे वेजेस क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है, दिहाड़ी मजदूर को दी जाने वाली दिहाड़ी है, तो वेजेस को हम यहाँ पर दिखाएंगे। वेजेस का ऑलरेडी देखते हैं क्या कोई खर्चा हमारे को गिवन है। जी हाँ, वेजेस का हमें ऑलरेडी खर्चा गिवन है, और वेजेस का अमाउंट है हमारे पास 11,215। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ वेजेस 11,215, जिसमें ये आउटस्टैंडिंग वेजेस का खर्चा जो है वो मैं जोड़ देता हूँ, प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 रुपीज़ की, तो दिस विल कम आउट टू बी 11,265, और ये हमारे पास लाइबिलिटी में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, 50 रुपीज़। और नेक्स्ट वो कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बेटा आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है सेम, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर आएगा। लाइबिलिटी साइड पर कितनी है भाई सर? 20 रुपीज़ की। तो हम इस बात को चेक करेंगे कि क्या सैलरी का ऑलरेडी हमारे पास कोई खर्चा है। तो सैलरी एंड कमीशन बेटा ये हमें खर्चा गिवन है 25,470, ये सैलरी का खर्चा है 25,470। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि सैलरी ऑफिस स्टाफ को दी जाती है, और इसीलिए मैं इसको P&L में दिखा रहा हूँ।
2470 प्लस 20, तो मेरे पास टोटल खर्चा आएगा 25490। ठीक है ना। और क्वेश्चन कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी कितना है मेरे बच्चों। ये मेरे को प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है 2700 आई प्रिज्यूम। एक बारी मैं चेक भी कर लेता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, बिल्कुल। तो 27,000 रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी का बेटा 5% मुझको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5/100, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1350 आई गेस। ठीक है। तो जब मैं 27,000 का 5% निकालता हूँ तो मेरे पास जो आता है वो 1350 आता है। तो बेटा इस डेप्रिसिएशन को मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी की जी वैल्यू थी 27,000, इसमें डेप्रिसिएशन लग गया 1350, ऐसे माइनस करके दिखाऊंगा। और P&L में इसको मैं खर्चा भी बुक कर लूँगा, डेप्रिसिएशन 1350। ठीक है। फिर वो कहता है मेक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स का बेटा अमाउंट मेरे को समझना पड़ेगा कितना है, कहाँ लिखा है डेटर्स मेरे भाई, यहाँ लिखा है डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट है 36,000। तो 36,000 का 5% प्रोविजन 1800 रुपये बेटा बनेगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ। डेटर्स को ना ये अमाउंट कम करेगा। प्रोविजन का मतलब है आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 1800 आउट ऑफ 36,000 इज नॉट रिकवरेबल। तो ये जो प्रोविजन है ये रिड्यूस करता है और ये अपने आप में फिर मेरा खर्चा हो गया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1800। ठीक है। तो तरीका यही है आपको अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है तो आप पहले एडजस्टमेंट्स को डील कर लो ताकि बाकी चीज़ों को अब आप स्मूथली पोस्ट कर सकोगे और आपको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें मेरे पास बच गई हैं जो ट्रायल बैलेंस में, मैं उनको ग्रीन कलर से पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखेंगे फटाफट। ड्राइंग्स और कैपिटल को मैं पोस्ट कर चुका था, परचेज और सेल को भी मैं पोस्ट कर चुका था, सैलरी और कमीशन पोस्ट, देखो सैलरी पोस्ट हो चुकी है, कमीशन रह गई है। ऑब्वियसली बेटा एक बिजनेस सैलरी बांटता है, बिजनेस की नौकरी नहीं करता कि उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है। तो सैलरी हमारे पास यही पार्ट रहा होगा डेबिट वाला, क्योंकि हमने पे करा। और 1575 जो है ये मेरे को कमीशन की इनकम कहीं से अर्न करी होगी हमने, 1575। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी कमीशन मैंने अर्न करी है 1575। उसके बाद कैरेज कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसको ऊपर लिख सकते हैं अपने पास। कहने का मतलब आप इसको ट्रेडिंग में अपना खर्चा बुक कर सकते हैं कैरेज इनवर्ड के तौर पर। तो कैरेज हो गया 2700। हाँ, अगर आप अजम्पशन बेस्ड आंसर भी दे देते हैं, आप नोट में नीचे लिख देते हैं वी हैव एज्यूम्ड कैरेज टू बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और आप P&L में लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। इट हार्डली मैटर्स। मेरा ओपिनियन ये है कि आप इसे ट्रेडिंग में लिखें और एक नोट जरूर डाल दें कि वी हैव एज्यूम्ड दैट द कैरेज इज ऑफ डायरेक्ट नेचर। ठीक है, इट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 27,000 रुपीज़ का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 1350, उसमें से हमने वैल्यू माइनस की थी। तो 1350 माइनस करने के बाद अमाउंट आया 25650। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25650। ठीक है जी। फिर फर्नीचर है एज इट इज़, उसके रिगार्डिंग बेटा कोई भी एंट्री नहीं है तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे कि फर्नीचर की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई हमारे पास 6750। और ओपनिंग स्टॉक के लिए हमने पहले ही ऊपर जगह छोड़ दी थी। ओपनिंग स्टॉक की बेटा वैल्यू है 42,300। और इंश्योरेंस प्रीमियम तो यहाँ पर अभी तक हमने डील किया नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आया है जी, 2700 का इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये भी बेटा हमारा खर्चा है। तो जी इंश्योरेंस हमने पे करा है 2700 का। और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है, वो भी क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा ये इंटरेस्ट ना मुझे बैंक से मिला होगा, दिस इज़ माई इनकम। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि जी ये इंटरेस्ट मुझे मिला 7425। और बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ माई लाइबिलिटी, क्योंकि ना ये पैसे जो हैं मेरे बैंक में थे नहीं, बैंक ने फिर भी मुझको एक फैसिलिटी दी है कि आई कैन ओवर ड्रॉ, है ना। तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोल के यहाँ दिखा सकते हैं। रेंट एंड टैक्सेस मेरे पास इधर आ जाएंगे, रेंट एंड टैक्सेस। इसका भाई साहब मुझको अमाउंट गिवन है 2160। और वेजेस हम कर चुके हैं। रिटर्न्स, अब ये एक ज़रूरी चीज़ है, देखो बेटा ध्यान से समझना। रिटर्न्स 2385 डेबिट पे, तो ना एक दूसरे को काटते हैं रिटर्न्स। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे और डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे। कहने का मतलब ये जो रिटर्न्स हैं विद डेबिट बैलेंस, रिटर्न्स हैं विद
डेबिट बैलेंस, तो ये बेटा कौन से रिटर्न रहे होंगे, सेल्स रिटर्न, इन्हें हम सेल्स में से माइनस करेंगे 2385, और ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे माइनस परचेज रिटर्न 1440। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैरेज आउटवर्ड मेरे को गिवन ही है, तो इसका मतलब पहले वाला कैरेज इनवर्ड हमने सही ही डील किया है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कैरेज आउटवर्ड्स। कितना बैलेंस गिवन है जी कैरेज आउटवर्ड्स का, 1485। ओके, डेटर्स और क्रेडिटर्स में मैंने डेटर्स को डील कर लिया है 36,000, क्रेडिटर्स डील करने रह गए हैं जो कि हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 58,500, और जर्नल एक्सपेंसेस हैं तो इनको मैं ट्रेडिंग P&L में लिखूंगा, क्योंकि जर्नल एक्सपेंसेस में उम्मीद करता हूँ कि ये खर्च हुए होंगे ऑफिस में 6975। ठीक है ना। और नेक्स्ट मेरे पास आया बेटा ऑक्ट्रे। बेटा ऑक्ट्रे क्या होता है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स जाते हुए कभी कभार कुछ पैसे पे करने पड़ जाते हैं, उसको हम ऑक्ट्रे बोलते हैं। ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम ऊपर शो करेंगे अपने पास ट्रेडिंग में। तो ऑक्ट्रोए का मेरे पास भाई साहब खर्चा आया है यहाँ पर 530। और नेक्स्ट मेरे पास लास्ट इसमें बचा है इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरा एसेट आएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, जिसका टोटल है 41,400। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपने भाई करना था। अब इसके अंदर कुछ खास नहीं, सिर्फ प्लस माइनस रह गया है, जो है एज्यूम कि एक 11th क्लास का बच्चा कर सकता है, तो आप इसमें प्लस माइनस कर लीजिएगा। जो वीडियो का मेरे पास लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली जी हाँ 1 घंटा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को अभी फ़िलहाल यहीं रोकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अगली वीडियोस में भी बने रहेंगे, क्योंकि हम इसी तरीके से कंसेप्ट को रिवाइज करने वाले हैं। फिलहाल के लिए बेटा आज इतना ही। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।